हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी मी। तो चलिए आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, देन उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन एंड दी सिक्रीशंस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फ्लूइड यानी कि ब्लड एफरेंट एट्रियोल से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में एंटर करेंगी और उस फ्लूइड को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी कि ये क्या है, ये एक बोमेन कैप्सूल है और फ्लूइड एफरेंट एट्रियोल से एंटर करेगी इनटू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। और इस फ्लूइड में बहुत सारे जैसे अमाइनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, तो जो यूज़फुल होंगे वो जो है वो वापस से एफरेंट एट्रियोल से होके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी और यूरिन जो है वो पोडोसाइट से होके एंटर करेगा इनटू द बोमेन कैप्सूल एंड देन यूरिन फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मेनली 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर blood hydrostatic pressure. It is the blood pressure in the glomerulus capillaries. ये बेसिकली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड का प्रेशर है दैट इज नोन एज इन ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये मेनली 55 to 60 mmHg होता है। नेक्स्ट इज द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये मेनली होता है अबाउट 10 mmHg। नेक्स्ट इज द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि अब ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स होंगे जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, और ये प्रोटीन्स जो होंगी ये अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करेंगी टू द फिल्ट्रेशन में। इनका प्रेशर रहता है मेनली 38 mm ऑफ Hg। अब जैसे ये जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ये एफरेंट एट्रियोल से होके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चली जाएंगी। बट जैसे कि अब जो फिल्ट्रेशन होगा, जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैन नॉट फिल्ट्रेट, मतलब वो फिल्ट्रेट नहीं होंगे और लार्ज साइज यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोडोसाइट से एंटर होके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे और लार्ज साइज के वो वहाँ से पास आउट नहीं होती हैं। यानी कि अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव है और उसका साइज में स्मॉल है बट ये पास नहीं होंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स, क्योंकि जो पोडोसाइट्स हैं वहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है जिसके कारण वो रिपेल करेंगे। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे सल्फेट आयंस के होने के कारण नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स जो वो रिपेल करेगा इन दी पोडोसाइट्स। यानी कि अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव है बट साइज स्मॉल है, यानी कि स्मॉल साइज वाले तो वो फिल्ट्रेट होके पोडोसाइट से होके वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्पफुल करेंगे। बट होता है क्या है कि पोडोसाइट्स में सल्फेट आयंस के होने के कारण नेगेटिव चार्ज आयंस को रिपेल हो जाती है। मोर देन 90% ऑफ इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रिटर्न टू द, यानी कि 90% से ज़्यादा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और 1 to 2 लीटर ही फिल्ट्रेट जो है वो एक्सक्रीट होता है एज एन यूरिन। यानी कि यहाँ से वो फ्लूइड आया और यहाँ पे आके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में वो बन गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यहाँ से 90% तो ब्लड में चला जाता है बट 1 to 2% ही पोडोसाइट से होके यूरिन एक्सक्रीट होता है। Next is the glomerulus filtration rate. It is the amount of filtrate formed in all renal capsule of both the kidney per minute is called the glomerulus filtration rate. यानी कि पर मिनट में दोनों किडनीज की रीनल कैप्सूल में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट।
ये मेनली होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट और डे में 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट इज अब 3 मेथड्स हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ GRF। फर्स्ट वन इज मायोजेनिक रेगुलेशन। बेसिकली ये मसल्स के थ्रू होता है। जब एट्रियल प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर जो है किडनी में इंक्रीज हो जाता है, जो वेसल्स होंगी वो प्रेशर के कारण स्ट्रेच होंगी, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्क्रीट करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है, और जिसके कारण स्ट्रेचिंग कम हो जाती है और ब्लड फ्लो जो था वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus। बेसिकली जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं ब्लड प्रेशर्स को कम करने के लिए, यानी कि जब ब्लड प्रेशर जो है वो लो है तो जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्रिएट्स करेंगे रेनिन को, और रेनिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजियोटेंसिनोजन इन लीवर में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। देन वो कन्वर्ट होता है इनटू द एंजियोटेंसिन 1 में एंड देन इनटू द एंजियोटेंसिन जेन इन द सेकेंड में with the help of an enzyme, angiotensin converting enzyme in the lungs। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या कर, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स में एंजियोटेंसिन 1 एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन करेगा, जिसके कारण एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस के इन द DCT में, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज द न्यूरोजेनिक रेगुलेशन। किडनी में सिंपैथेटिक नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि एनालाइज करती हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की। जब ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, तो फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्वस वेसल्स की स्ट्रेचिंग को चेकआउट करता है, जिसके कारण क्या होगा, वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और नेक्स्ट था रीएब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है। आफ्टर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि अब जो फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट वाटर सल्यूट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न होंगे। अब 90% फिल्ट्रेट था ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में, तो ये तो हो नहीं सकता कि पूरा फिल्ट्रेट यूरिन में की फॉर्म एक्सक्रीट हो जाए। तो क्या होता है, जो यूजफुल सॉल्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में वापस रिटर्न हो जाते हैं, और उनकी जो रीएब्जॉर्प्शन है बेसिकली वो होती है डिफ्यूज़न के ज़रिए, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर लीकेज चैनल्स के ज़रिए इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि अब किसके माध्यम से रीएब्जॉर्प्शन होगी। फर्स्ट वन इज द पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन द ट्रांससेलुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है विद इन द 2 सेल स्पेसिस में, और इसमें होती है विद इन द सेल्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि PCT में कैसे रीअब्जॉर्प्शंस होती हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आयंस जैसे कि 65% ऑफ पोटाशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरीन, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शंस होती हैं। अब होता क्या है कि 100% फिल्ट्रेट आया होता है, जिसके उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ही PCT में होता है। यानी कि अब वहाँ पे जो था ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में 100% फिल्ट्रेट था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ही PCT में आया। उसमें से भी क्या हुआ कि 19% रीअब्जॉर्ब्ड हो गया, और 1% जो होगा वो एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि PCT में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शंस हो रही है, और ये रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट की मदद से होती है। अब ल्यूमन में, और ये क्या है, सेल है, ये PCT सेल है और ये ल्यूमन है, और दिस इज बेसमेंट इंटरसेलुलर स्पेसिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सबसे पहले होता है कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स की मदद से सोडियम और ग्लूकोज जो है वो ल्यूमन से PCT के सेल में जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम के
ज़्यादा हो गया, जिसके कारण सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सोडियम जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में चला जाता है, देन इनटू द कैपिलरीज में, ब्लड में, एंड देन पोटाशियम जो है वो पीसीटी सेल के अंदर आ जाता है। और ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ एन GLUT2 से वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये बेसिकली फर्स्ट रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब नेक्स्ट स्टेज कि सेकंड रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड हाफ में क्या होता है पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन। इन सेकेंड हाफ ऑफ पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स हैं फॉर द कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, यूरिया प्रमोट द पैसिव डिफ्यूजन इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, कि इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में पैसिव डिफ्यूजन के जरिए होता है वाया द ट्रांससेलुलर एंड द पैरासेलुलर रूट के ज़रिए। नेक्स्ट इज, अब हमने देखा कि क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो गया पीसीटी में, और अब क्या होता है कि कुछ रीअब्जॉर्प्शन हुई तो सिक्रीशंस भी हुई होंगी। तो सबसे पहले हम सिक्रीशन देखेंगे H पॉजिटिव की। सबसे पहले हुआ क्या, तो सबसे पहले हुआ क्या सिक्रीशंस में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ल्यूमन में भी और पीसीटी के सेल में भी प्रोड्यूस हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो वो रिएक्ट करके कार्बनिक उन्होंने फॉर्म कर दिया। देन ये ब्रेक डाउन हुआ इन दी बाइकार्बोनेट्स एंड दी H पॉजिटिव में। फिर क्या हुआ, जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो डिफ्यूज हो गए इनटू द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड फाइनली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये ल्यूमन में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट सिस्टम, जिसके कारण क्या हुआ कि सोडियम बाहर चला गया, और सोडियम नहीं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव बाहर चला गया, यानी कि ल्यूमन में उसको सिक्रीशन होगी और Na पॉजिटिव पीसीटी सेल के अंदर आ गया। ये सारा ये मतलब ये जो सोडियम अंदर आ रहा है और ये हाइड्रोजन आयन जो सिक्रीशन हो रही है, इनकी ये होती है बाय दी सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट सिस्टम। यानी कि बेसिकली हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट किया, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, बाइकार्बोनेट्स प्लस एन हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट्स जो है ब्लड्स में डिफ्यूज हो गए और H पॉजिटिव आयन्स ल्यूमन में सिक्रीट हो गए बाय विद द हेल्प ऑफ एन सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट सिस्टम। नेक्स्ट सिक्रीशन है पीसीटी में अमोनिया की इनसाइड दिस सेल, यानी कि पीसीटी सेल के अंदर ग्लूटामाइन प्रेजेंट है, और ये जो ग्लूटामाइन है ये ग्लूटामिक एसिड और अमोनिया फॉर्म करेगा, और ये जो अमोनिया है विद द हेल्प ऑफ एन हाइड्रोजन ये अमोनियम आयन फॉर्म कर देगा, और ये जो अमोनियम आयन है ये सेल से बाहर स्क्रीट हो जाएगा इनटू द ल्यूमन विद द हेल्प ऑफ एन सोडियम हाइड्रोजन सिम्पॉट, और सोडियम जो वो अंदर आ जाएगा ल्यूमन से पीसीटी में। तो इसके ज़रिए अमोनियम आयन की सिक्रीशन हुई। नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। बेसिकली हुआ कि पीसीटी में 65% रीअब्जॉर्प्शन हुई। अब जो बाकी का फ्लूइड है वो कहाँ एंटर करेगा, लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ पे क्या लूप ऑफ हेनले में होता है, फर्स्ट इज द थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सेम वे में होती है जैसे कि पीसीटी के सेकंड हाफ में हुई थी। और नेक्स्ट है थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है फॉर द सॉल्यूट के। तो यहाँ पे 15% ऑफ इनफिल्ट्रेट वाटर इज रीअब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या होता है कि 15% जो है फिल्ट्रेट वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है बाय द सोडियम पोटाशियम क्लोरीन सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले क्या है, सोडियम पोटाशियम क्लोरीन ये
असेंडिंग सेल में एंटर करेगा फ्रॉम द ल्यूमन बाय द सोडियम पोटाशियम क्लोरीन सिम्पॉट के ज़रिए। अब सोडियम अंदर आ चुका है, पोटाशियम भी और क्लोरीन में। तो सोडियम जो है वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप के ज़रिए सोडियम जो है वो सोडियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और पोटाशियम सेल के अंदर आ जाएगा। अब क्लोरीन जो है वो अब क्लोरीन भी अंदर पहुंच के ये लीकेज चैनल्स के ज़रिए वाई दी फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के ज़रिए ब्लड में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है अब देखते हैं कि पोटाशियम में की कैसे रीएब्जॉर्प्शन होती है। पोटाशियम जो है वो बेसिकली लीकेज चैनल से लीक होके ल्यूमन में पहुंच जाता है, यानी कि इसकी क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है। नेक्स्ट इज अब मैग्नीशियम कैल्शियम कैटाइंस जो है वो पैसिव, इनकी जो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होती है बाय द पैरासेलुलर स्पेसिस यानी कि टू सेल्स या टू सेल्स के बीच में होती है। तो ये यहाँ पैरासेलुलर स्पेसिस के ज़रिए इनकी पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी में। अब फ्लूइड जब डीसीटी में एंटर करेगा तो इसमें कौन कौन सी रीएब्जॉर्प्शंस होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अर्ली डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली 10 to 15% फिल्ट्रेट वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और 5% फिल्ट्रेट सोडियम एंड 5% क्लोरीन। इसमें सोडियम और क्लोरीन के रीअब्सॉर्प्शन होती है बाय द सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर के ज़रिए और सोडियम पोटाशियम पंप एंड द क्लोरीन लीकेज चैनल्स इन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन परमिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एन सोडियम पोटाशियम इन द पैराट्यूबुलर कैपिलरीज में। चलिए हम देखते हैं कि अर्ली डिस्टल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल्स में कैसी रीअब्सॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। सबसे पहले हुआ क्या कि सोडियम और क्लोरीन ल्यूमन से अर्ली डीसीटी सेल्स के अंदर आए विद द हेल्प ऑफ एन सोडियम क्लोरीन सिम्पॉट के ज़रिए और सोडियम का यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से सोडियम जो है वो ब्लड में चला गया और पोटाशियम एंटर गया इनटू द सेल। और क्लोरीन क्या हुआ कि क्लोरीन भी अब ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन लीकेज चैनल्स और पोटाशियम जो है वो लीक्ड हो जाता है थ्रू द लीकेज चैनल्स के ज़रिए। अब हम देखेंगे कि लेट डीसीटीज़ में कैसे रीअब्सॉर्प्शन होती है। फाइनली अब फ्लूइड जो है वो डीसीटी के एंड्स में पहुंच जाता है। यहाँ पे 90 to 95% ऑफ फिल्ट्रेट सोल्यूट एंड वाटर रिटर्न टू एन ब्लड स्ट्रीम, यानी कि 90 से लेकर 95% जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच चुका है। पर यानी कि यहाँ क्या होगा कि 5% ही कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो पाती है। अब लेट डीसीटीज में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स एंड द इंटरकैलेटेड सेल्स। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सेल्स में देखेंगे। इसमें प्रिंसिपल सेल्स में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम की सिक्रेशन होती है। इन सेल्स के पास ये जो प्रिंसिपल सेल्स है इनके पास रिसेप्टर्स भी होते हैं फॉर द एडीएच एंड द एल्डोस्टेरोन। सबसे पहले क्या हुआ कि सोडियम सबसे पहले क्यों यहाँ पे क्या ल्यूमन है, ये सेल है और यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है ये। तो हुआ कि क्या कि सोडियम जो है वो ल्यूमन से एंटर करेगा इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ एन ये क्या है लीकेज चैनल्स के ज़रिए सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है एंड दस द सोडियम जो है वो ब्लड में जाएगा। सोडियम क्या ब्लड स्ट्रीम में चला गया बाय द सोडियम पोटाशियम पंप के ज़रिए और पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर आ गया विद द हेल्प ऑफ एन पंप के ज़रिए। और ये क्या करेगा लीकेज चैनल्स के ज़रिए ये सेल से ल्यूमन में स्क्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इंटरकैलेटेड सेल्स। ये सेल्स रीअब्सॉर्ब करते हैं HCO3 पॉजिटिव यानी कि बाइकार्बोनेट्स को रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को रिलीज यानी कि सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ एन हाइड्रोजन पंप या फिर H के ATPase के ज़रिए। अभी इंटरकैलेटेड सेल है और ये ल्यूमन है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये पंप के ज़रिए ल्यूमन में चला जाएगा यानी कि सिक्रीट आउट हो जाएगा और या फिर H के ATPase के ज़रिए पोटाशियम अंदर जाएगा और
हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव जो वो बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट था कि इंटरकैलेटेड में हमने करवा दी, सबसे पहले सिक्रीशन करवा दी, अब हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे SCO3 की। तो हुआ क्या कि अब ये सेल है और ये ब्लड स्ट्रीम है और ल्यूमन है यहाँ पे। तो SCO3 नेगेटिव इस सेल के अंदर प्रेजेंट है इन द इंटरकैलेटेड सेल, उसके साथ हाइड्रोजन आयन सॉरी सबसे हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि बाइकार्बोनेट्स ग्लोमेरुलर से आए और ये कंबाइन हो गए विद H पॉजिटिव आयंस के साथ, और फिर इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, कार्बोनिक एसिड। देन द कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो गए इनटू द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के जरिए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर जो है सेल के अंदर जाएंगे, इंटरकैलेटेड सेल्स के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है इन दी बाइकार्बोनेट्स दैट इज एन SCO3 एंड दी H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव जो है सेल से बाहर निकल जाएगा और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में विद द हेल्प ऑफ एन सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्ट के जरिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।